हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़। आज बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमारा टॉपिक है मुगल कालीन स्थापत्य कला। मुगल कालीन स्थापत्य को हम दो भागों में अध्ययन करेंगे। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं जो कि बाबर से प्रारंभ होकर और अकबर तक है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इससे पहले जब हमने चित्रकला पढ़ी थी, मुगल चित्रकला, तो उसमें जहांगीर जो थे उनकी चित्रकला में बहुत अधिक रुचि थी और उनका समय जो था वो चित्रकला के इतिहास का, चित्रकला के समय का स्वर्ण युग कहलाता है। इसी प्रकार स्थापत्य कला की अगर हम बात करते हैं तो अकबर के काल में भी बहुत सारी इमारतें बनी, लेकिन शाहजहां का काल जो है वो मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो आज हम अपनी चर्चा करते हैं मुगल कालीन स्थापत्य के प्रारंभ से। मुगल कालीन स्थापत्य जो थी वो न केवल स्थापत्य बल्कि हम स्थापत्य देखें, चित्रकला देखें, साहित्य देखें, संगीत देखें, हर एक क्षेत्र में मुगल काल में जो सांस्कृतिक गतिविधियां हुई, इसके कारण उसे सेकंड क्लासिकल एज के नाम से भी जाना जाता है। इस समय स्थापत्य की एक अन्य विशेषता उभर कर आई, वो क्या थी कि मुगल कालीन स्थापत्य जो थी वो मध्य एशिया की इस्लामी और भारतीय कला का मिश्रित रूप था। मतलब कि इस समय जो स्थापत्य कला, इस समय जो बिल्डिंग्स बनी, जो महल बने, जो मकबरे बने, उनमें फारस, मध्य एशिया, टर्की और भारत के दक्षिण भारत, गुजरात और राजस्थान तथा जौनपुर आदि स्थानों की जो कला थी उसका मिश्रित रूप हमें मुगल स्थापत्य में देखने को मिलता है। तो ये कला न तो पूर्ण रूप से इस्लामिक शैली पर आधारित थी और न ही हम इसे पूर्ण रूप से हिंदू कह सकते हैं, लेकिन समय के साथ साथ बाबर, हुमायूं और हुमायूं के बाद अकबर के आते आते इस कला पर, मुगल कला पर हिंदू स्थापत्य का प्रभाव अधिक दिखाई देने लगा। इस समय जो मुगल स्थापत्य की मुख्य विशेषता थी वो क्या थी कि संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात से की गई जड़ावट, जिसे पेट्राड्यूरा के नाम से जाना गया, एवं महलों तथा विलास भवनों में बहते पानी का उपयोग। इस समय जो इमारतें बनी उनमें हम देखते हैं कि अधिकांश इमारतों में हमें उद्यान या बाग देखने को मिलते हैं। जहां तक बाबर और हुमायूं की बात है, क्योंकि बाबर का शासनकाल केवल 4 वर्ष का ही रहा, जो कि अल्पकाल रहा, तो इसलिए उन्हें अपने शासन को सुसंगठित करने या स्थापत्य की ओर ध्यान देने का बहुत अधिक मौका नहीं मिला। लेकिन फिर भी हमें उनके समय की कुछ इमारतें मिलती हैं जिनमें पानीपत के निकट काबुली बाग की मस्जिद और रुहेलखंड में संभल की जामा मस्जिद देखी गई है। लेकिन ये स्थापत्य की दृष्टि से कोई बहुत महत्वपूर्ण इमारतें नहीं है और इनमें अधिकांशतः इस्लामिक प्रभाव, इस्लामिक शैली का प्रयोग किया गया है। बाबर के पश्चात जब हुमायूं गद्दी पर बैठे तो हुमायूं के समय में दिल्ली में दीन पनाह महल बनाया गया, जो कि पुराने किले के नाम से भी जाना जाता है, और उनके समय में एक मस्जिद आगरा में और दूसरी हिसार फतेहाबाद में बनाई गई। लेकिन इन दोनों ही शासकों के समय में जो महल या जो मस्जिदें बनाई गई उनका स्थापत्य की उत्कृष्टता की दृष्टि से हम देखें तो कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहा। इसके पश्चात हम हुमायूं के पश्चात शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठे। शेरशाह सूरी जो थे उनके समय में भी स्थापत्य की, एक तो उन्होंने ये जो दिल्ली का पुराना किला था उसमें एक मस्जिद बनवाई जो कि किला एक कोहना के नाम से जानी जाती है, और उसके परिसर में उन्होंने
शेर मंडल नामक एक अष्टभुजाकार तिमंजिले मंडप का भी निर्माण कराया। वो हमें दिल्ली का पुराना महल आज भी हमें देखने को मिलता है, जो कि स्थापत्य की दृष्टि से लोग उसे देखने के लिए आते हैं, और प्रगति मैदान के पास होने के कारण वहां पर काफी लोग जब आते हैं तो उसमें विश्राम भी करते हैं और उसमें जो इमारतें वर्तमान में विद्यमान हैं उन्हें देखते हैं। लेकिन शेरशाह के समय की जो महत्वपूर्ण इमारत जानी जाती है या देखने को मिलती है, वो बिहार के सासाराम में बना उनका जो झील के बीच के चबूतरे पर बना हुआ एक उनका वो है कृति, वो महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसे कि शेरशाह सूरी के समय की महत्वपूर्ण इमारत कहा जाता है। अब हम आते हैं अकबर पर। अकबर के समय में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अकबरकालीन इमारतें जो थीं उनमें मेहराबी व शहतीरी शैली का समान मात्रा में प्रयोग किया गया, और अकबरकालीन इमारतों में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। और इसके साथ ही साथ अकबर के समय में जितनी भी महल या जितनी भी इमारतें बनी उनमें हम देखते हैं कि इस्लामिक शैली या फारसी शैली जो थी उसमें अब बौद्ध कला शैली और दक्षिण भारतीय स्थापत्य जो है उसके दर्शन हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। अकबरकालीन इमारतों में सर्वप्रथम जो इमारत बनाई गई वो हुमायूं का मकबरा है। हालांकि हुमायूं का जो मकबरा था उसका निर्माण अकबर ने नहीं किया, उसका जो निर्माण था वो उनकी सौतेली मां हाजी बेगम ने फारसी वास्तुकार मीरत मिर्जा ग्यास के माध्यम से कराया था। और ये जो हुमायूं का मकबरा है ये 4 बाग पद्धति पर आधारित है, और ये अपनी पहली बिल्डिंग होने के बावजूद, अकबरकालीन पहली इमारत होने के बावजूद ये जो है मकबरा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, और ये दोहरी गुंबद वाला पहला मकबरा माना गया है। अब हम देखते हैं कि एक अकबर ने जिन इमारतों का निर्माण कराया उनमें उन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कुछ इमारतें उन्होंने आगरा में बनवाई, जिनमें आगरा का किला महत्वपूर्ण है, और आगरा के किले में भी अकबरी व जहांगीरी महल उनके द्वारा जो बनवाया गया है वो अब हमें देखने को मिलता है। ये मुख्य इमारतें थी उनकी, और जो जहांगीरी महल था वो ग्वालियर के राजा मानसिंह महल की तर्ज पर या उसकी नकल पर बनवाया गया है, और उसमें हमें इस्लामी और हिंदू शैली का समन्वय देखने को मिलता है। अकबरकालीन इमारतों में उन्होंने गुंबदों के प्रयोग से बचने का प्रयास किया। अकबर की जो महत्वपूर्ण इमारतें जो कि स्थापत्य की दृष्टि से उत्कृष्ट जिन्हें हम कह सकते हैं वो फतेहपुर सीकरी, उसने फतेहपुर आगरा के से कुछ दूरी पर स्थित फतेहपुर सीकरी को जब अपनी राजधानी बनाया था तो उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बहुत से भवनों का निर्माण कराया, और ये जो इमारतें बनाई गई वो लौकिक और धार्मिक दोनों उद्देश्यों को लेकर बनाई गई। यदि हम फतेहपुर सीकरी में निर्मित इमारतों को देखते हैं तो हमें दिखाई देती हैं दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम जो था वो लौकिक प्रयोग के लिए बनाया गया था, और उसमें चबूतरे के मध्य में एक बड़ा सिंहासन रखा हुआ है। ये एक आयताकार प्रांगण है, और इसमें इस सिंहासन पर बादशाह अकबर बैठा करते थे। और ये जो दीवाने खास है, दीवाने खास जो है ये एक घनाकार आयोजन था, और इसके निर्माण में मुख्य रूप से बौद्ध कला शैली का
प्रयोग देखने को हमें मिलता है, उसका व्यापक प्रयोग देखने को मिलता है। फतेहपुर सीकरी की जो अन्य महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनमें जोधाबाई का महल जो है वो महलों की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट शैली में बना हुआ है, और इसमें महल के अंदर जो कार्य किया गया है उसमें हमें देखने को मिलता है कि दक्षिण भारतीय वास्तुकला, अलंकरण और हिंदू शैली हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसमें जो खंबे बनाए गए हैं, जो जालियां बनाई गई हैं, वो भी अत्यंत उत्कृष्ट कोटि की बनाई गई है। पंचमहल जो है, पंचमहल ये 5 मंजिला महल है और ये पिरामिड शैली के उसमें बनाया गया है, और इस पंचमहल में मुख्य रूप से हमें ये ऐसा लगता है जैसे नालंदा के बौद्ध विहारों से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। इसके बाद फतेहपुर सीकरी में ही जामा मस्जिद का निर्माण किया गया। जो जामा मस्जिद बनाई गई है ये वहां की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है और इसे फतेहपुर का गौरव भी कहा जाता है। साथ ही जैसे ही हम फतेहपुर सीकरी में प्रवेश करते हैं और इनकी अकबर की इन इमारतों का जायजा लेना चाहते हैं तो एक बुलंद दरवाजा, एक बहुत बड़ा बुलंद दरवाजा जो कि अकबर ने अपनी गुजरात विजय के अवसर पर बनाया था, और ये 134 फीट ऊंचा है जिसे बुलंद दरवाजा नाम दिया गया, और इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है और अर्ध गुंबदीय शैली का प्रयोग भी हमें बुलंद दरवाजा में मिलता है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, जिसका कि जब हमने इबादत खाना वो अकबर की धार्मिक शैली पढ़ी थी तब हमने कहा था कि उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया जहां पर सभी धर्मों के लोग आपस में आके मिला करते थे। तो इबादत खाना ये जो बनवाया गया है, इबादत खाने में भी हिंदू और मुस्लिम शैली का अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। साथ ही शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के प्रांगण में, इनके जो दरगाह बनी हुई है उसके प्रांगण में इनके पौत्र इस्लाम शाह का एक मकबरा बनवाया गया है, जिसकी विशेषता ये है कि इसमें वर्गाकार मेहराब बनाए गए हैं। तो और अकबर की फतेहपुर सीकरी में जितनी भी इमारतें हैं वो स्थापत्य की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट कोटि की हैं। तुर्की सुल्ताना का जो महल है वो अगर हम देखते हैं तो उसमें वो इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने भी उसकी बहुत अधिक प्रशंसा की है। जो उनकी रानी मरियम का महल बनाया गया है वो मुगल चित्रकला की उसमें बहुत अच्छी कलाकारी या चित्र हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार बीरबल का महल जो है उसमें भी उच्च चित्रकला और स्थापत्य शैली का प्रयोग हुआ है। फर्ग्यूसन महोदय लिखते हैं कि अगर फतेहपुर सीकरी को देखा जाए तो उसे देखकर उसमें जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि इसे जो बनाने वाला था वो काफी खुले विचारों का और सभी संस्कृतियों का समन्वय करके साथ चलने वाला व्यक्ति था। तो उसके द्वारा जो चीजें बनाई गई वो वास्तव में अद्वितीय हैं। और साथ ही साथ न केवल अकबर ने फतेहपुर सीकरी और आगरा में ही, बल्कि इन्होंने कुछ इमारतें जो हैं वो जब ये फतेहपुर सीकरी से जाकर लाहौर में रहने लगे तो लाहौर में भी बनाई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगल कालीन स्थापत्य जो है वो हिंदू मुस्लिम कला का अद्भुत संगम है, और समय के साथ साथ इनमें जो सुल्तान या बादशाह गद्दी पर बैठे उनमें उन्होंने इसकी शैली में वो परिवर्तन करते रहे। और यदि अकबर के समय में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है तो शाहजहां के समय तक आते आते ये जो स्थापत्य कला थी या जो इमारतें बनाए गए, जो महल बनाए गए, किले बनाए गए,
उनमें हमें श्वेत संगमरमर का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। तो अगर हम अकबरकालीन स्थापत्य पर एक दृष्टि डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि अकबर के समय में हिंदू और मुस्लिम शैली का समन्वय स्थापित किया गया। बौद्ध, दक्षिण भारतीय, गुजराती, राजस्थानी इन कला शैलियों को अपनाया गया। यहाँ से सामान लाकर इमारतें बनाई जाती थी। साथ ही साथ इनके द्वारा बनाई गई इमारतों की एक मुख्य विशेषता ये होती थी कि इनमें चारों ओर बाग और उद्यान बनाए जाते थे। इमारतों में कहीं दोहरे गुंबद का प्रयोग भी देखने को मिलता है, तो कहीं कहीं जो इमारतें बनाई गई उनमें हमें गुंबद देखने को नहीं मिलते। साथ ही साथ अकबर द्वारा जो बिल्डिंग्स बनाई गई, जो भवन बनाए गए, उसमें उन्होंने केवल महल और किले बनाए, बल्कि उन्होंने अपने दरबार के लोगों के रहने के लिए भी व्यवस्था की, जिसमें उनके सैनिक तथा अन्य दरबारी लोग रहा करते थे। तो अकबर के समय में भी स्थापत्य कला की काफी उन्नति हुई और उनके द्वारा बनाई गई इमारतें जो हैं वो अलंकरण की दृष्टि से और मीनाकारी कलाकारी उनमें जो की गई है, इनमें जितनी भी ये महल बनाए गए हैं उनमें जो पच्चीकारी और जालियों पर जो कटिंग का कार्य है वो भी अद्वितीय है और आज भी इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात वो अपनी उत्कृष्टता को सिद्ध करता नजर आता है। आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम जहांगीर और शाहजहां, जो कि मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल माना जाता है, शाहजहां का समय, उसके बारे में लेक्चर देंगे। थैंक यू।